डॉक्टर की बेटी और नौकर के मर्डर की कहानी, जिसमें कातिल ने सीबीआई के बड़े बड़े अफसरों को घनचक्कर बना दिया। डॉक्टर दंपत्ति पर अपनी ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की, दोषी साबित करके उम्र कैद की सज़ा सुना दी। हाईकोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस बना। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आइए आज हम उस कहानी को बताते हैं। ध्यान रहे कि पूरी कहानी जांच एजेंसियों के जरिए हमें बताई गई है। जैसा अधिकारियों ने बताया है, ठीक उसी तरह से हम पूरे केस को समझाने की कोशिश करते हैं। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु बिहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नुपुर भी कुछ देर में आ गई। अब माँ बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाज़ा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाज़ा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सर में जा लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया, उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच ना जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड ले गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर काम करती थी। वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई। गेट बंद था। 3-4 बार डोरबेल बजाया। नुपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं आया क्या? भारती बोली। इतनी आवाज़ के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया है। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 तक पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटना स्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकाला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने दे दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सन्न रह गए। अब पुलिस का शक बढ़ता गया।
अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग का बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहाँ भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहा फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। इसका नेतृत्व एजीएल कौल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखी। पहली, आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। नंबर 2, हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। नंबर 3, सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। नंबर 4, हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/4 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 दोषी पाया गया और 5-5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ हैं। कोर्ट ने जो दलील दी उसे समझिए। नंबर 1, हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है। नंबर 2, हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। नंबर 3, राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। नंबर 4, राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा के खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नुपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा मिला। यानी 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े, बोले अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगी। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, फैसले का इंतजार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें गुनहगार कौन कौन है, और अगर गुनहगार है तो उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।